मैं शीतल पी सिंह सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आप लोग तक ये खबर पहुंच गई होगी कि आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश करते हुए बाबा रामदेव को आयुष मंत्रालय ने फिलहाल रोक दिया है। आज उन्होंने बड़ी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारे टेलीविज़न चैनलों को चारा देते हुए विज्ञापन का अपना ये प्रचार करा लिया कि उन्होंने कोरोना की दवा बना ली है और उसको ऑर्डर पर वो घर पहुंचा सकते हैं। आप जानते हैं कोरोना एक महामारी है। भारत देश ही बहुत बड़ा है। अगर भारत में जैसे अनुमान है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं इस बाज़ार की साइज़ कितनी बड़ी है। सब लोग इसमें तरह तरह से आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। बाबा रामदेव भी क्यों पीछे रहते? वो ऐसी बहुत सी आपदाओं में अवसर तलाश चुके हैं और उन्होंने अवसर तलाश लिया था। इस पर हम बहुत सारी स्टोरीज़ आपको कर चुके हैं। दुनिया के वैज्ञानिकों से बात करके आपके सामने पेश कर चुके हैं। दुनिया के ऐसे डॉक्टर्स से बात करके आपके सामने पेश कर चुके हैं जो इस मामले को देख रहे हैं और कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। और हमने उस सब का भी पता लगा के आपके सामने पेश कर दिया था कि इन्होंने इस पूरी योजना को कैसे बनाया, कैसे इसको वैधानिकता का एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की और कैसे कदम कदम पर इन्होंने क्या क्या चालाकियाँ की। ये सब हम आपके सामने पिछली स्टोरीज़ में अपने पेश कर चुके हैं। आज हम उनके रेफरेंस दोहरा देंगे जिससे आपको वो फिर से ताज़ा हो जाए, वरना हमारे पुराने वीडियोस में वो डिटेल्ड स्टोरीज़ आपके सामने उपलब्ध हैं जो हम अभी अपने इस प्रोग्राम के साथ उनको एनेक्स कर देंगे। तो आज जो हुआ वो ये हुआ कि बाबा रामदेव जी ने एक घोषणा की अपना पूरा लाभ लश्कर के साथ कि दुनिया जिसको नहीं खोज पाई है वो दवाई उन्होंने तैयार कर ली है, उसके परीक्षण कर लिए हैं, 100% परीक्षण सफल हैं और अब वो दवाई बाजार में उतारने के लिए वो हाजिर हैं। उन्होंने सब उसके पैकिंग वैकिंग सब सामने पब्लिक को दिखाई। टेलीविज़न चैनलों ने पूरे देश में और पूरी दुनिया में उसको फैला दिया और एकदम हल्ला मच गया। लेकिन हल्ला मचते ही सवाल शुरू हुए और सवाल शुरू होने के बाद 2 ही 3 घंटे के बाद आयुष मंत्रालय का एक तरह से आप कहिए कि इनके महिमा मंडन का खंडन आ गया। उन्होंने कहा कि अभी इसका ना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, न इसको बेच सकते हैं। पहले इससे जुड़े डिटेल्स आप सबमिट कीजिए, उनकी पड़ताल नहीं हुई है, ऐसे इन मामलों में दावे नहीं किए जा सकते। ये बहुत कड़ी एक तरह से कहा जाए प्रतिक्रिया थी। हालांकि इसमें होना तो ये चाहिए था जैसा इस तरह के मामलों में होता है। ये एक अपराध है। जब तक आप एक पूरी प्रोसेस करके और सरकार के संबंधित मंत्रालयों से, विभागों से इसकी अनुमति न ले लें, तब तक आप ऐसा अगर कोई दावा करते हैं तो वो ये माना जाता है कि लोगों को ठगने के लिए आप कर रहे हैं। ये एक अपराध है, इसमें FIR दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन आप जानते हैं कि उनके जिस तरह के संबंध हैं, जिस तरह से उनका उपयोग है इस वर्तमान राजनीतिक प्रणाली में, इसलिए ऐसा उनके साथ कहाँ होता है। उनको तो ज़मीनें मुफ्त में दी जाती हैं, विभिन्न राज्यों द्वारा हजारों एकड़ ज़मीनें उन्हें मिल गई हैं। उनके तमाम इस तरह की घोषणाएं हर बीमारी के बारे में, पुत्र पैदा होने के बारे में और तमाम सब भरी हुई हैं, आप जानते ही हैं। और आप ये भी जानते हैं कि उनके बहुत सारे मामलों की जांच हुई है, लेकिन वो जांच कहाँ है ये किसी को नहीं पता। उनके जो वरिष्ठ सहयोगी हैं और सबसे ज़्यादा उनके कंपनियों के शेयरों के मालिक हैं बालकृष्ण जी, उनके खिलाफ एक CBI जांच चल रही है कि वो नेपाल के नागरिक हैं कि भारत के हैं। उन्होंने 10वीं की जो डिग्री, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह लगाया वो जाली है कि सही है। ये सब जांच पता नहीं कहाँ गायब है, किसी को कुछ नहीं पता। इस देश में जांच भी होना, किसी के खिलाफ शिकायत होना, FIR दर्ज होना, जांच का नतीजे तक पहुंचना, कोर्ट में चार्जशीट होना, हर चीज़ में राजनीति होती है, हर चीज़ में राजनीतिक दखल है, हर चीज़ में प्रभावशाली लोगों के पक्ष में फैसले होते हैं। तो इनके पक्ष में न होने की कोई वजह नहीं है। तो दवा बनाने का प्रोसीजर एक बार फिर आपके सामने रख दें, जिसको रामदेव जी कहते हैं कि उन्होंने किया है। हुआ है सिर्फ ये है कि जब इन्होंने देखा कि दुनिया में इतनी बड़ी एक महामारी आ गई और WHO ने उसको घोषित कर दिया और सारे अखबारों में सारी दुनिया के ये भर गया, अनुमान आ गए कि इससे इतना बड़ा एरिया प्रभावित हो सकता है, इतने लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो 18 मार्च को रामदेव जी ने सबसे पहली बार इसका ऐलान किया कि उन्होंने इसकी दवा बना ली है, 18 मार्च को ही। उसके बाद इन्होंने कार्रवाइयाँ की। जो दवा बना ली है तो दवा तो तब हो जानी थी, आज नहीं होनी थी। लेकिन उन्होंने उसके बाद
कदम उठाने शुरू किए, जो हम अपनी पिछली स्टोरीज में बता चुके हैं, आपके सामने फिर से दोहरा रहे हैं। होता क्या है, जब कोई आप दवा बनाते हैं, इस तरह की दवा जो दुनिया में इस तरह के रोगों के लिए आप इस तरह के दावे के साथ आते हैं, तो उसकी एक जांच प्रणाली है, उसकी एक विकास प्रणाली है, उसको बनाने का एक तरीका है। सबसे पहले आप जो अपनी रिसर्च होती है, उस रिसर्च को एक लेख के रूप में डिटेल्स उसके लिख के और ऐसे प्रकाशनों में उसको प्रकाशित कराते हैं जहां बहुत सारे उस चीज़ के विशेषज्ञ यानी दवा बनाने के विशेषज्ञ उसका अध्ययन करते हैं और उस पर अपनी राय बताते हैं कि इसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या इसमें कमियां हैं। तो उसको पीर रिव्यू कहा जाता है। तो दुनिया में जैसे हर चीज़ में एक सही धंधा होता है, एक गोरख धंधा होता है, इस मामले में भी दुनिया में एक गोरख धंधा है। वो क्या है कि दुनिया में कुछ तो बहुत बड़े स्तर पर एक सम्मानित जर्नल्स हैं जिनमें छपने का मतलब है कि आपने सचमुच में कुछ किया है। उनमें भी ऐसा नहीं कि 100% सब सही होता हो, कभी गड़बड़ी न होती हो, उनमें भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उनमें गलतियां सुधारने की एक प्रक्रिया है। उनकी शिकायत हो जाती है, ठीक हो जाता है मामला, उनकी जांच पड़ताल लोगों की आंखों के सामने है। लेकिन उसके अलावा नीचे गोरख धंधा बहुत बड़ा है। इसकी फर्जी, जैसे ये फर्जी डिग्रियां लेके नेपाल के नागरिक से भारतीय नागरिक हो गए, फिर भारत के नागरिक में 10वीं का एक फर्जी डिग्री लग गई, उसका भी कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही इसमें भी गोरख धंधा है। तो वो गोरख धंधा ये है कि इस तरह के फर्जी पीर रिव्यू छपवाए जाते हैं दिखाने के लिए कि हमारा पीर रिव्यू है भाई, हमने तो जांच पहले इसकी करा ली है, जो जांच की, जो रिसर्च की थी वो दुनिया को पता है, सारी दुनिया में हमने पब्लिक कर दिया। तो ऐसी ही एक संस्था के पास इन्होंने अपना वो पीर रिव्यू का लिखवा के भेजा। इस तरह के मामलों के लिखने वाले भी, एक डॉक्टर जेनर जो हमारे कार्यक्रमों में इंग्लैंड से शामिल होते हैं, बहुत प्रतिष्ठित रिसर्च एसोसिएट हैं, जिनके लैंसेट वगैरह में बहुत सारे लेख रिसर्च के बारे में दुनिया भर में छपे हैं, जो बहुत नामी गिरामी हैं, भारतीय मूल के हैं। और उन्होंने बताया था उस पूरे मामले की हमारे साथ पड़ताल करके कि जिसमें इन्होंने अपना पीर रिव्यू छपवाया था वो $2,500 फीस लेता है। नेट पे लिख रखा है उसने कि अगर उससे पीर रिव्यू कराना है तो $2,500 की फीस जमा करिए। तो यानी वो पैसे लेके डिग्री देता है। आप भी जानते हैं इस तरह के बहुत सारे हमारे डॉक्टरी की इस तरह की फर्जी डिग्री देने वाले, हर पढ़ाई की फर्जी डिग्री देने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। ये उसी तरह का एक काम था। उसकी कोई दुनिया में मेडिकल जर्नल के तौर पे कोई इज्जत नहीं थी, वो एक फर्जीवाड़ा था। ये इन्होंने पहले तो उसमें किया, उस 18 मार्च की घोषणा के बाद। उसके बाद क्या होता है, आप जो रिसर्च करते हैं उसका एक सिमुलेशन करते हैं, दवा बनाने का कैसे वो बनेगी उसको लेबोरेटरी में उसका एक सिमुलेशन करते हैं। अब उन्होंने उसका क्या किया ये किसी को नहीं पता, लेकिन हमको ये पता चल गया उस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि उस सिमुलेशन को टेस्ट करने के लिए इन्होंने अमेरिका में नेवाडा की एक एजेंसी को संपर्क किया था, क्योंकि यहां मशीनें नहीं है, यहां उस तरह से सिमुलेट हो ही नहीं सकता। तो उसकी जांच अगर हम करें, और दूसरे यहां इनके पास लैब में वायरस नहीं था, ये कोरोना का वायरस इनके पतंजलि की लैब में तो है नहीं, न इन्होंने किसी को एसोसिएट बनाया था इस देश में, किसी अस्पताल को या किसको कि जिसके पास कोरोना का वायरस हो। तो इनकी इस दवा की जो तथाकथित दवा थी उसकी वायरस से तो भेंट ही नहीं हुई थी। उसकी भेंट होने के लिए अभी पिछले महीने का हम लोग का कार्यक्रम है कि तब इन्होंने अमेरिका की एक संस्था है नेवाडा में, उसको कांटेक्ट किया था। और इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर वार्ष्णेय, उनसे मेरी फोन पर बात भी हुई, मैंने वो बात रिकॉर्ड कर रखी है रेफरेंस के लिए। तो उन्होंने उनको संपर्क किया था, और वो संपर्क करने के बाद वहां उस समय, ये पिछले 3 हफ्ते पहले की बात है, उस समय ये बात चल रही थी कि कैसे इनका टेस्ट वगैरह होगा और क्या क्या टेस्ट होंगे। तो दवा का जो सिमुलेटरी टेस्ट होता है वो अभी हुआ नहीं था, वो होना था अमेरिका में। उस समय बात चल रही थी जब 3 हफ्ते पहले हमने नेवाडा की एक एजेंसी में बात की जो कोरोना पर दुनिया में रिसर्च कर रही है, WHO द्वारा रेफरेंस्ड है, बड़ी नामी गिरामी है। और किस्मत से उसमें वो जो उसको उस लेबोरेटरी में इस जांच को जो हेड कर रहे थे वो एक भारतीय मूल के डॉक्टर सुभाष वर्मा थे। तो उनसे हमारी बात हो गई, तो उन्होंने बताया कि पतंजलि वालों ने उन्हें अप्रोच किया है इसकी टेस्ट करने के लिए। अभी बहुत सारे इश्यूज हैं जो हल नहीं हुए, इसलिए वो दवा यहाँ टेस्ट के लिए नहीं आ सकी है, भविष्य में आने वाली है, ये उन्होंने तब बताया था। अभी तक उसके टेस्ट के रिजल्ट कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि या तो वो टेस्ट हो रहे हैं या नहीं हो सके हैं या होने की प्रोसेस में है। इस किसी भी स्थिति में हो सकते हैं, उनकी जांच की रिपोर्ट अभी कहीं नहीं है।
एक तो ये बात हो गई। इसके बाद डॉक्टर जैनर ने बताया, और जो रिसर्च करने वाले पूरी फ्रेटर्निटी है उसने बताया कि ये जब आप सिमुलेटरी काम कर लेते हैं तब आप इसको एनिमल वगैरह पे इसका प्रयोग करते हैं, कि आप जानवरों वगैरह पे इसकी जांच करते हैं पहले दवा की, कि जानवरों में वो बीमारी डाल के फिर इनकी दवा डाल के उसके परीक्षण करते हैं। इसकी कोई रिपोर्ट आज तक कहीं नहीं है। इन्होंने दावा भी नहीं किया कि इन्होंने वो काम किया है, ये नहीं हुआ। इसके बाद आता है कि आप जिस देश में हैं उस देश में जो शासन ने जो भी व्यवस्था उसकी की हो उसमें आप अप्लाई करते हैं कि आप मनुष्यों पर इसका क्लिनिकल ट्रायल करने जा रहे हैं, और उस ट्रायल का एक पूरा प्रोसीजर है, उसकी एक एथिक्स कमेटी होती है जो ट्रायल का तौर तरीका तय करती है, किस पर आप ट्रायल करेंगे, उसके कैसे नतीजे रिकॉर्ड किए जाएंगे, उन नतीजों को कौन देखेगा और बाद में वो कैसे पब्लिश किए जाएंगे। ये पूरी प्रोसेस इस पिछले 1 महीने में पता नहीं किस तरह से गुपचुप हुई। पहले एक खबर आई इंदौर से कि इंदौर के फलाने सरकारी अस्पताल में इनको डीएम ने परमिशन दे दी है क्लिनिकल ट्रायल की। जब डीएम के मीडिया ने और सबने खिंचाई की तो पता लगा कि डीएम ने हाथ खड़े कर लिए कि हमने कोई नहीं दी, वो तो हमसे ये पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे, गोलमोल हो गया, वो मामला गया। उसके बाद पता चला कि इन्होंने जहां इस तरह के क्लिनिकल ट्रायल के लिए एप्लीकेशन रजिस्टर की जाती है उस संस्था में एप्लीकेशन दी, और एक प्राइवेट अस्पताल है जयपुर में, उस मेडिकल कॉलेज, उसके साथ मिलके कोई कथित परीक्षण किया। कुछ खबरें और आई, न्यूज लॉन्ड्री ने इस पे एक पूरी खबर की कि इन्होंने अपने कई बयानों में मेरठ के कुछ अस्पतालों का हवाला दिया था। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट है उन्होंने मेरठ के उन सारे अस्पतालों को विजिट किया और पाया कि वो दावा गोलमाल है। वहां के सीएमओ ने तो बिल्कुल खारिज कर दिया उस दावे को। तो ये अजीब तरह से इनका ये कथित क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, कहाँ हुआ है, उसके पास वायरस है कि नहीं, उनके पास कोरोना के मरीज हैं कि नहीं, वे मरीज हैं तो उनकी उम्र क्या है। क्योंकि डॉक्टर जैनर ने हमें यह भी बताया था कि 40 साल से कम उम्र वालों को तो ये कोरोना वैसे ही खत्म हो जाता है अपने आप, नेचुरल में, सब, उसमें कोई नॉर्मल दवाएं होती हैं या बिल्कुल दवाएं नहीं होती, एक समय में खत्म हो जाता है। तो आपने किस पे किया? अगर आपने 40 साल से नीचे किया तो आप कोई दवा न दें और अपनी दवा के नाम लिख दें कि हमारी दवा से ठीक हो गया, वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा अगर उसको कोई रोग नहीं है पहले से। तो ये समझने की जरूरत है, ये सब डिटेल्स आने की जरूरत। ये डिटेल्स आज नहीं दिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कह दिया गया कि हम 100% सफल हैं। अब वही डिटेल्स आयुष मंत्रालय मांग रहा है और हम आप भी मांग रहे हैं और हम आपको भी मांगना चाहिए। और मैंने जब इस सिलसिले में बहुत सारे डॉक्टर से बात की थी, लखनऊ मेडिकल कॉलेज के भी और जगहों के भी, तो वो लोग इससे बहुत चिंतित थे कि इससे दुनिया में देश का बहुत ही बदनामी होगी। इस तरह से ये जांच नहीं होती है, इस तरह से किसी दवा का विकास भी नहीं किया जाता है। इस तरह से इन्होंने आज तक किसी महामारी का, चेचक का, पोलियो का, हैजा का, कालरा का, किसी एक महामारी का, या दुनिया भर के फ्लू हमारे यहाँ होते हैं, उसमें तो आज तक करके नहीं दिखाया। ये एकाएक एक बहुत बड़ा बाजार कोरोना का मिल गया और एकाएक कोरोना के करके चले आए, पता नहीं कहां से जादू करके, जिसकी कोई जांच कोई नहीं कर सकता। तो इसमें बहुत ही एम्बिग्यूटीज हैं जिनकी पड़ताल जरूरी है। अच्छा है कि आयुष मंत्रालय ने कम से कम अभी तो नोटिस किया है। अब इस नोटिस का हाल क्या होता है, जैसे इनके बहुत सारे मामलों में समझ में नहीं आता। पहले तो इसमें एक एफआईआर होनी थी प्रिलिमिनरी, कि आपने ऐसी घोषणा कैसे कर दी जब आपने इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। फिर उसकी जांच होनी चाहिए थी, उसमें क्रिमिनलिटी देखी जानी चाहिए थी, या अनजाने में आपने कर दिया या इसमें आपकी क्रिमिनल इंटेंशन है, ये देखी जानी चाहिए थी। खैर ये नहीं हुआ, जो हुआ हमारे पास और कोई रास्ता नहीं कि हम इस पे संतोष करें और इसकी प्रतीक्षा करें कि आयुष मंत्रालय इनके दावों की और इस पूरी प्रोसेस की जांच करेगा, इनके कथित दावों की जांच करेगा। अभी अल्ट न्यूज की एक साइंस पर लिखने वाली महिला का ट्वीट मैंने अभी अभी देखा है। उन्होंने बताया कि ये दवाओं का जो कंपोजिशन इन्होंने जारी किया है, सेम कंपोजिशन मलेरिया की एक दवा आयुष मंत्रालय ही प्रिस्क्राइब करता है, आयुष विभाग, उसमें लिखा हुआ है, इन दोनों का कंपोजिशन सेम है। तो अभी ये सब भी सवाल आएंगे, क्योंकि जब डिटेल्स आते हैं तब सवाल आते हैं। जब तक डिटेल्स आपके पेट में है, आप लोगों के सामने नहीं रख रहे हैं, किसी को क्या पता है। आप कह रहे हैं हमने ये कर लिया, आदमी सुन रहा है, लेकिन जब आप उसको कागज पे, पीस ऑफ पेपर पे और इंटरनेट पे, पब्लिक डोमेन में डालते हैं तो उसकी जांच हो पाती है।
जैसे आपने वो पीर रिव्यू के लिए डॉक्यूमेंट डाला तो हमने उसकी जांच कर ली और पता लग गया कि वो किस तरह की एजेंसी में पीर रिव्यू हो रहा है। तो जब आप ये क्लिनिकल ट्रायल्स के डिटेल्स डालेंगे तो इस देश में और दुनिया में जो लोग इस काम को कर रहे हैं, जो इसको जानते हैं, वो उसका रिव्यू करके आपकी असलियत सामने रख देंगे। तो हमें तब तक ये प्रतीक्षा करनी होगी, और हमें प्रतीक्षा करनी होगी कि आयुष मंत्रालय इस काम को जिम्मेदारी से करेगा, चूंकि ये लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है। ये लोगों को स्वास्थ्य के नाम पे ठगने का सवाल नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई न कर सके। और अगर इन्होंने वाकई खोज ली है तो बल्ले बल्ले भाई, हम सब लोग जिंदाबाद करेंगे। तो इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल इतना ही हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। आप हमारे तमाम कार्यक्रम देख चुके हैं, हम वो लिंक लगा देंगे जो हमने पिछले कार्यक्रम किए हैं इस संदर्भ में, जो आप इसके साथ देखेंगे तो वो सारे डिटेल्स आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अभी तक ले दे की कुल एक दवा एक गिलेड नाम की कंपनी की है, रेमडेसिविर। सिर्फ एक दवा के बारे में WHO ने कहा है कि वो भी पूरी नहीं, शुरुआत में अगर वो इस्तेमाल कर ली जाएगी जब केस आता है तो उसके कुछ फायदे हैं। वो एक दूसरे वायरस के लिए विकसित की गई थी, क्योंकि उस वायरस और इस वायरस के बहुत सारे लक्षण, बहुत सारी उनका जो गठन है एक दूसरे से मेल खाता है, इसलिए उसका उन्होंने ट्रायल किया। 2-3 जगह ट्रायल में उन्होंने पाया कि वो उस पर कुछ हद तक असर करती है, तो उसको सिर्फ रिकमेंड किया है, यह सब बताते हुए कि वो एक हद तक फायदेमंद है, पूरी तरह से नहीं। लेकिन अभी जो 3-4 दिनों से इस देश में, वैसे तो ये शगुफे के तौर पर मार्च से ही जारी था, लेकिन 3-4 दिनों में तो ये बहुत बड़ी खबर बन गई। हुआ ये कि एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी छपी और उनके सारे उसमें चली गई कि इंदौर में एक जिलाधिकारी ने एक कंपनी को, जो आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में और योग वगैरह करने के बारे में देश में चर्चित है, बाबा रामदेव के नाम से वो आप जानते ही हैं, योग गुरु, तो उनकी ओर से पतंजलि, जो आपकी पतंजलि नाम से एक ब्रांड है, कि उन्होंने दवा बना ली है और उसका क्लिनिकल ट्रायल होने जा रहा है इंदौर में। तो जो लोग थोड़ा बहुत इस चीज़ को जानते थे वो चौंके कि दुनिया में कभी किसी ने क्लिनिकल ट्रायल, जो इस मतलब काम को थोड़ा बहुत भी पढ़ लिख कर या उससे जुड़कर या किसी और तरह से जानता है, उसने नहीं सुना कि डीएम किसी दवा के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दिया करे। कल पतंजलि की ओर से, जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक आयुर्वेदिक दवाओं का एक ग्रुप है और योग पर भी बातचीत करता है, और रामदेव जी को आप जानते ही हैं, उनके बारे में सारे टीवी चैनल्स वगैरह सब, अखबार वगैरह में आता ही रहता है। उनके जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, बिल्कुल उनके संगी साथी बालकृष्ण जी, उन्होंने एक घोषणा की जिसको सारे टीवी चैनलों ने प्रचारित किया। वो ये कि उन्होंने कोरोनिल नाम की कोरोना के मामले में एक दवा विकसित कर ली है। तो ऐसे में भारत में अगर एक आयुर्वेदिक कंपनी कहती है कि उसने कोरोना की दवा बना ली है और उसने क्लिनिकल ट्रायल भी कर लिए हैं मनुष्यों पर और रिपोर्ट सब अच्छी आ गई हैं, या इस तरह के दावे आते हैं, तो दुनिया की नज़र उस पर जाती है। लेकिन ये अजीब रहा कि इस पर दुनिया की नज़र जाके भी नहीं गई, किसी ने इसको नोटिस ही नहीं लिया। सिर्फ भारत के टेलीविज़न चैनलों में और अखबारों में, जिसमें पतंजलि बहुत प्रचार प्रसार पहले से करता रहता है, बहुत बड़ा बजट रखता है इसके लिए, और इसलिए उसकी चर्चा होती रहती है, उसके अलावा इसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।